उन्नाव में हैं और कानपुर से भी संपर्क है इनका। कल कानपुर में भी थे, तो मुझे इनकी बात में काफ़ी दम लगा। और दूसरी बात जो अमरेंद्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बैठे-बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया, वो जान कर दिया है या अनजान कर दिया है या भाजपा के अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से दिया है, ये दोनों ही बातें बहुत ही गौरतलब है। तीसरी चीज़, मुद्दा क्या है? मुद्दा अगर कानून व्यवस्था है तो उस पर बात हो, आतंकवाद है तो उस पर बात हो, और जहां तक बम विस्फोटों में वाहन का सवाल है, साइकिल से भी घटनाएं हुई हैं, कार से भी घटनाएं हुई हैं, स्कूटर से भी घटनाएं हुई हैं, बच्चों के खिलौने से भी घटनाएं हुई हैं, ट्रांजिस्टर से भी घटनाएं हुई हैं, टिफिन बॉक्स से भी घटनाएं हुई हैं। बम ले जाने के तरीके अलग अलग बदलते रहते हैं और आतंकवादी कोई एक तरीका नहीं अख्तियार करते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि एक्सपोज हो चुका है। दूसरी चीज, अगर आतंकवाद से इतनी ज्यादा दिक्कत है सरकार को, तो इन्होंने फिर प्रज्ञा ठाकुर को टिकट क्यों दिया भोपाल से? वो एक आतंकवाद के ही मुकदमे में मुलजिम है और अभी उनके मुकदमे का फैसला नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, ऐसे को क्यों दिया? बात जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने कही कि वहां इतने लोग अपराधी तत्व के हैं, तो सरकार उनको बुला के नाराज होने लगी उनके राजदूत से। लेकिन दूसरी चीज, उन्होंने जो भी कहा उस पर नाराज होने की कोई बात नहीं थी, बात तो आत्ममंथन की थी। आप मेरे अंदर कोई दोष निकालें और मैं आप पे नाराज हो जाऊं, तो कमी मेरे में है, आप में नहीं है। आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं देखूं कि मैं अपने दोष का कितना निवारण कर सकता हूं। दूसरी चीज, अब राजनीतिक बात करें तो अब जैसा अविनाश ने कानपुर के बारे में बताया है, तो कानपुर देहात की तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वहां जा नहीं पाया, लेकिन कानपुर नगर में काफी रहता भी यही हूँ और काफी लोगों से परिचय है, तो बिल्कुल इनका कहना सही है कि पिछली बार 7 सीट से 2 या 3 सीट में ये सिमट सकते हैं। तीसरी बात, साइकिल को लेकर मुद्दा गांव में बहुत बनेगा, ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। साइकिल से अटैचमेंट होता है, हम सब लोग साइकिल चलाए हैं। बचपन में पहली साइकिल बड़ी हुलस से मिलती थी और तब साइकिल ही साइकिल चलाया करते थे, चाहे कॉलेज में जाए, चाहे यूनिवर्सिटी में जाए, किसी से मिलने जाए, तब भी। धीरे धीरे अब कॉलेज में भी साइकिल कम हो गई, थोड़ी सी पैसा आने लगा, समृद्धि आने लगी, तो लोग बाइक पर आ गए हैं। अब फिर जैसे लोग नीचे जा रहे हैं तो हो सकता है कल फिर साइकिल आ जाए, पेट्रोल की कीमतें जैसे बढ़ रही है वैसे फिर साइकिल आ जाए। लेकिन साइकिल ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसको कि मुद्दा बनाया जा सकता था कि आतंकवाद के रूप में। अमरेंद्र जी ने बहुत सही बात कही कि तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है, प्रोफेसर भीम सिंह की पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो ऐसा तो नहीं कि तेलुगु देशम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आतंकवादी हो गए और भीम सिंह साहब कश्मीर में आतंकवादी हो गए। तो ये बैठे बिठाए उन्होंने एक मुद्दा दे दिया, बजाय रोजगार पर बात करने के। इस पर ये सब जवाब देने के कि 5 साल में कोई भर्तियां क्यों नहीं हुई, कोई भर्ती आखिर भर्तियों को इस तरह से क्यों ऑर्गेनाइज किया गया कि अदालती पचड़े में फंसती नहीं। अब जाके कहा कि आवारा पशुओं की व्यवस्था 10 तारीख के बाद की जाएगी, जबकि आवारा पशुओं को लेकर सारे अखबारों ने, सारे चैनल्स ने, यूट्यूब्स ने, गांव-गांव में सबने आज से नहीं बल्कि 3-4 साल से सवाल उठाना शुरू किया है किसानों, लेकिन उसको नजरअंदाज करते गए। दरअसल हुआ क्या, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, और हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली, जिनका लंबा इतिहास है, अगर आप आरएसएस से जोड़िए तो इनके लंबे इतिहास में कभी भी इन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया ही नहीं है। इन्होंने हमेशा भावुकता भरे मुद्दों से उठाया है। आप भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखिए, इनकी सारी कार्यकारिणी की बैठक हिंदुत्व पर टिकी रहती है, मंदिर पर टिकी रहती है, इस पर बिल्कुल टिकी नहीं रहती कि लोगों को रोजगार कैसा बढ़े। इनकी आर्थिक नीति क्या, आप किसी भी भाजपा के नेता से पूछिए कि आपकी आर्थिक नीति क्या है, वो भी वो नहीं बताएंगे। अगर वो कहते हैं कि हमारी आर्थिक नीति पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में इनकी आर्थिक नीति नहीं है। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो ये सारी संपत्ति बेचने लगते हैं, तो पूंजीवाद का सबसे क्रूरतम रूप आता है क्रोनी कैपिटलिज्म, उसमें आ चले आते हैं। तो जब आपकी कोई आर्थिक सोच ही नहीं है, ये वैसे ही है कि हमने इम्तिहान में तैयारी जिस चीज की थी वो आया नहीं, और जो आ गया वो कभी पढ़ा नहीं, तो बौखलाहट में जब कॉपी आई है तो हम कुछ न कुछ लिखना शुरू करेंगे। तो मेरा कहना है कि ये इस तरह से इन मुद्दों से, जो इन्होंने साइकिल का मुद्दा उठाया है, इसका असर बहुत होगा। और पूर्वांचल तो बहुत ही भावुक इलाका है और ये चीजें बड़ी तेज फैलती हैं। अब यही अगर कहने लगे कि भाई साहब साइकिल का आतंकवाद से क्या मतलब है,
जैसे लखीमपुर खीरी से सज्जन जुड़े हैं उत्कर्ष जी, उन्होंने बताया वहां पर मंत्री जी के बेटे ने कार से किसानों को रौंद दिया, उनकी जमानत हो गई, मंत्री जी को हटाने की पूरी कोशिश की गई, सारी मांग रही, उन्होंने नहीं हटाया। इससे साफ जाहिर है कि इनका अपराध के प्रति भी कोई बहुत नरम रवैया नहीं है। एक सिलेक्टिव अप्रोच है कि आपके साथ है तो आप उसे अपराध में महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो, जो आपके साथ नहीं है वो आपके लिए आतंकवादी बन जाता है। बुलडोजर की जहां तक बात करिएगा, पूर्वांचल में बहुत से माफिया ऐसे हैं, बनारस में है, कुछ और भी जगह हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बिल्कुल बचे, उन पर कुछ नहीं हुआ है, बाकियों पर हुआ है। तो जनता ऐसा नहीं कि देखती नहीं है, जनता बहुत होशियार, वो बहुत जानती है, वो कहती नहीं है, वो तो सोशल मीडिया है तो थोड़े बहुत लोग कहने लगे हैं, लेकिन बहुत साइलेंटली चलती है। 77 के इलेक्शन में हम लोग उसमें यूनिवर्सिटी में पर बीएचयू में पढ़ रहे थे, उस दौरान जब इंदिरा गांधी का इलेक्शन हो रहा था इमरजेंसी के तत्काल बाद, किसी को ये नहीं आभास था कि इंदिरा गांधी हारेंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि यूपी और बिहार में एक भी सीट उनको नहीं मिली। तो बहुत ही साइलेंट वोटर का भी जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अमरेंद्र जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि इनकी ज्यादा इस पर नजर रहती है, लेकिन मैं अपने अनुमान से बता पा रहा हूं कि अनावश्यक रूप से एक मुद्दा इन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया है और ये बौखलाहट की वजह से है। और चौथे चरण में भी जो हमारी जो जानकारी है, कम से कम उन्नाव के बारे में और बाकी और जो आसपास के लखनऊ के बारे में लोगों से बातचीत होती रहती है, वहां भी स्थिति कोई बहुत अच्छी भाजपा की नहीं है, टकराव ज्यादा है। और आगे क्या होता है वो तो 23 तारीख की शाम 5 बजे के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी भाषण कला का स्तर गिराया है, और आज से नहीं गिरा रहे, गिरा तो बहुत दिन से रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, पिछले गुजरात के चुनाव में इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान आईएसआई के चीफ थे, फॉर्मर चीफ, और रॉ के फॉर्मर चीफ थे, उसमें मनमोहन सिंह और कुछ और लोग नेता इकट्ठे हुए थे और तख्ता पलट की बात की गई थी। ये भी आधा सच है और आधा झूठ है। सच क्या है कि आईएसआई चीफ असद दुर्रानी साहब और हमारे रॉ के चीफ एएस दुल्लत साहब ने मिलकर किताब लिखी थी, स्पाइंग पर जासूसी पर किताब लिखी थी। उसका विमोचन हुआ था। विमोचन के लिए कुछ राजनयिक भी आए थे, कुछ पुराने अफसर भी आए थे, कुछ मंत्री भी आए थे, यशवंत सिन्हा भी थे, मनमोहन सिंह भी उसमें गए थे। शाम को डिनर था, मनमोहन सिंह उसमें नहीं गए थे। और जब ये बात फैली तो फिर हंगामा हुआ। फिर पार्लियामेंट में अरुण जेटली को कहना पड़ा कि नहीं, हम देशद्रोह का इल्जाम नहीं लगाते और हम इनको देशद्रोही कह ही नहीं सकते और हम इसके लिए अफसोस जताते हैं। दरअसल उस समय यही कहना था कि हमें ऐसा साबित कर दें कि देश के लिए सिर्फ हम ही समर्पित हैं, हम ही देश की रक्षा कर सकते हैं, बाकी सब या तो देशद्रोही हैं या देश विरोधी हैं। तो ये चीजें अब बहुत चीज खुलने लगी है सामने, लोग समझ गए हैं और लोग ये भी समझ गए हैं कि राष्ट्र निर्माण का मतलब ये नहीं होता कि समाज को बांट दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि एक अनावश्यक मुद्दा उछाला गया है जिसका नुकसान भाजपा को अगले चरणों में मुझे लगता है पड़ेगा। जी अवनीश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा।